हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 के जितने भी स्टूडेंट पास आउट किए हैं उन सब के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हमने देखा कि इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 के पेपर का लेवल तो टफ आया ही था, इसके साथ साथ हमें जो रिजल्ट मिला है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग साइड में मिला। 65% ही स्टूडेंट पास हुए हैं और लगभग 60,000 स्टूडेंट इस बार जो है फेल कैटेगरी में रखे गए हैं। आज उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 को सक्सेसफुली पास आउट कर चुके हैं और अब वो लिटिगेशन कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्या अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, किस स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए और क्या क्या इनिशियल चीजें आपको सीखना जरूरी है, और क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपका 8 से 10 महीने के अंदर आपके घर पे आएगा, मतलब स्टेट बार काउंसिल में आएगा, और फिर उस सीओपी को लेकर के आप अपनी लिटिगेशन को ऑल ओवर इंडिया कर पाएंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। अभी आपके कैरियर की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद में एक नई स्टार्टिंग हुई है, जहां पर अब आप अपने स्टेट के बाहर जाकर भी किसी भी कोर्ट में अपने क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और वकालत शुरू करने से पहले किन किन चीजों को आपको बेसिक से स्टार्ट करना है और बेसिक से सीखना, इसको स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला स्टेप है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो भी आपका रिजल्ट आया है, अगर आप उसमें पास हैं, पास होने के साथ साथ अगर अंडरटेकिंग आपने दी हुई थी तो उस अंडरटेकिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। और अगर आपका विदहेल्ड आ रहा है तो ऐसे केसेस में आपको अपना स्टेट बार काउंसिल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मैंने पहले ही बना दिया था, आप जाकर देख सकते हैं कि अंडरटेकिंग और विदहेल्ड वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है। अब सबसे पहला स्टेप है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का जो रिजल्ट आया है उसको डाउनलोड करके अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि ये आपके हमेशा काम आने वाला है जब तक आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं आ जाता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद अपनी मेंबरशिप नहीं ली है, जैसे आपको देखने को मिलता है कि जब हम स्टेट बार काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एआईबी पास करते हैं तो सीओपी हमें मिलती है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, अगर आप चाहते हैं तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि वहां के जितने भी एडवोकेसी के बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एआईबी का रिजल्ट डाउनलोड कीजिए, इसको अपने साथ में पूरी तरीके से रखिए, और इसके साथ में आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार काउंसिल ऑफ इंडिया भेजेगी उसको भी आप अपने पास रखिए। इसके साथ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट रेडी होने चाहिए। इन सारी चीजों को जो है इकट्ठा करने के बाद में जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का यह सवाल है कि सीओपी कितने दिनों में रिलीज होता है और कैसे हम सीओपी को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सीओपी लेने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट में अगर पास आउट लिखा हुआ है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब आपके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बनाएगी। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब बन जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एआईबी के पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है क्या है, एक नोटिफिकेशन निकालेगी और आपसे कहेगी कि आपका डमी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है। उस डमी सर्टिफिकेट में आपका फोटो बिल्कुल सही है, आपके सिग्नेचर बिल्कुल सही है, आपका नेम बिल्कुल सही है, आपके फादर नेम बिल्कुल सही है, और स्टेट बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है या नहीं। जब आप उस प्रोसेस को वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद अब से जब से रिजल्ट आया है उससे 8 से 9 महीने का समय लगता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है इशू कर देती है। ये जो सर्टिफिकेट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो आपके कहां पर जाते हैं, स्टेट बार काउंसिल में जाते हैं। ठीक है, स्टेट बार काउंसिल में जब ये पहुंच जाएंगे तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एआईबी की वेबसाइट पर, और स्टेट बार काउंसिल में जब ये सर्टिफिकेट पहुंच जाएंगे तो आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं, वरना स्टेट बार काउंसिल आपके घर पे भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप है कि आप अपने सीओपी को कलेक्ट कीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके वकालत में हमेशा जीवन भर काम आने वाला है। इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कलेक्ट करने के बाद आपको बार एसोसिएशन को ज्वाइन करना है। अब बहुत से स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार को ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए।
या फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर अपने स्टेट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए हो और लगातार स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के 1-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहीं की मेंबरशिप ले लो, जिससे आपको वहां के सारे बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएं और आप उनके जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी जो है हमारे सेशंस होते हैं, उनमें आपको इनविटेशन आए और वहां पर आप जाकर के अपनी जो लीगल फेटर्निटी है एडवोकेट से मिलना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो पर्सनल सजेशन रहता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां की जो है क्या कर लीजिए, वहां की डिस्ट्रिक्ट की जो है आप मेंबरशिप ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ली हुई है तो हाई कोर्ट की ले लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो है आप मेंबरशिप ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सीओपी प्राप्त होने के बाद करना मैंडेटरी होता है, जिससे कि आपकी नेटवर्किंग और सीनियर्स के साथ जब भी आपके बार काउंसिल की मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग होगी, तो उसमें जाइए, जिससे कि आपकी नेटवर्किंग को यहां पर क्या मिल सके, बूस्ट मिल सके। ठीक है, इसके बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है पॉइंट है, वो है वर्क अंडर अ सीनियर एडवोकेट। अब देखिए, अगर आप पहले से ही स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के अपना 1 या 2 साल से क्या कर रहे थे, अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप जो है जिस सीनियर के साथ कर रहे थे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एज अ बिल्कुल फ्रेश एडवोकेट कोर्स में जाना चाह रहे हैं और स्टार्ट करते हैं जाना, तो अब आपको किसी ना किसी सीनियर का सहारा लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सीनियर जो है हमें सिखाते नहीं है, सीनियर्स के पास टाइम नहीं होता। तो देखो, हमेशा जब भी आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो उन एडवोकेट्स के पास में जाना शुरू करो जिनको के 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जो मोस्ट सीनियर एडवोकेट होंगे, जिनको 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, उनके पास तो वैसे ही जो है क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स की कमी नहीं होगी, इंटर्न्स की कमी नहीं होगी, और उनकी खुद की लीगल टीम इतनी बड़ी होगी कि वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपको बेसिक से लेकर चीजों को सीखने का मौका मिले, डेली कोर्ट जाइए, किसी ना किसी को अपना सीनियर बना लीजिए जो 2-3-4 साल से प्रैक्टिस कर चुके हैं या फिर निरंतर प्रैक्टिस में हैं। और अगर आपको अच्छे एडवोकेट मिल जाते हैं और आप उनके जूनियर से भी काम सीखते हैं, मान लीजिए आप किसी भी 10 साल के एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट के यहां पर गए, वहां पर आपकी जो उनकी टीम है वो आपको कोऑपरेट करती है, उनसे काम करना जो है क्या है, उनसे हर चीज को स्टार्ट करना जो है, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपको क्लाइंट कंसल्टेशन आना चाहिए, क्योंकि सबसे बेसिक नीड होगी। मान लीजिए आप कोर्ट जाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग डिसाइड करेगी कि वो क्लाइंट आपको केस देने वाला है या फिर नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कोर्ट रूम में क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है, कितने तरीके के कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेज किस केस में चल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बेसिक लीगल ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, जिसमें आप बेसिकली सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की, मैट्रिमोनियल केसेस की, एनआई केसेस की ड्राफ्टिंग जो बेसिक होता है वो आपको आना चाहिए। एक केस कैसे जो है क्या कहते हैं प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, केस फाइलिंग कैसे होती है, हमें एक केस को फाइल करने के लिए फाइलिंग काउंटर पे जाने से पहले फाइल में क्या क्या चीजें लगानी पड़ती हैं, ये सब जाकर के किसी भी सीनियर के यहां पर आपको सीखना होगा अगर आप फ्रेश लिटिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। इसके साथ एक बात याद रखिएगा, ये जर्नी अभी आपकी स्टार्ट हुई है और इस जर्नी में अगर आप स्टार्टिंग से ही टाइमबद्ध होकर काम करते हैं, मतलब प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है हमेशा एडवोकेसी में आपको काम आने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्टिंग से ही आपको ये 8 चीजें ध्यान रखनी है और इन 8 चीजों में अपनी जो है स्किल्स को इनहांस करते रहना है। डे बाय डे जो है जजमेंट्स पढ़िए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स के आ रहे हैं, किस जजमेंट में क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसका बेयर एक्ट उठाइए, उस बेयर एक्ट में लिख लीजिए कि इस सेक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, भविष्य में इस सेक्शन का कोई भी केस मेरे पास आएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से डील करने वाला हूं। ठीक है, तो आप अपने प्रोफेशनल और क्लाइंट मैनेजमेंट स्किल्स को फर्स्ट डे से इनहांस करना जो है शुरू करेंगे, जहां पर आपका सबसे पहला पॉइंट होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन आप एकदम क्लियर कर पाए। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट होगा प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, तीसरा यहां पर क्लाइंट का इंटरव्यू, जो आपकी फी नेगोशिएशन है वो आपको करना आनी चाहिए। फाइल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि आज एक केस आपके पास आया, आपने उसको फाइल किया, कोर्ट में पहली तारीख लगी, तो इसकी नेक्स्ट डेट कब है और उस नेक्स्ट डे पे क्या आप उस जगह उस कोर्ट में मौजूद रहेंगे या नहीं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी वजह से एडवोकेट एब्सेंट हो जाते हैं।
हैं क्योंकि उनके दूसरे कोर्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में मैटर लगे होते हैं और वो जो क्लाइंट का केस है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के अगर सबसे यंग एडवोकेट्स के लिए सबसे बेहतरीन अभी एडवाइस आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जुडिशरी में हमेशा हम देखते हैं कि एक एक केस लंबे समय से जो है खींचा जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से जो भी क्लाइंट आ रहे हैं उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं और हर एक डेट पर अपीयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसी शख्सियत बनेगी, ऐसी पहचान बनेगी कि उन वकील साहब के पास चले जाओ, वो तो जितना टाइम कहते हैं उतने टाइम में हमें कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और केस को खत्म करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो है यहां पर प्रोफेशनल बिहेवियर अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से रखा जाता है, अपना एक सेटअप कैसे बनाया जाता है, ऑफिस आपका कहां होगा, जिस भी सीनियर के यहां जा रहे हैं उन्होंने ऑफिस में क्या क्या चीजें ले रखी हैं, बेसिक से लेकर आपको हर चीज की जानकारी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी चीजें आपके ऑनलाइन हो गई हैं, तो आपको ई कोर्ट पोर्टल चलाना आना चाहिए, केस की ई फाइलिंग करनी आनी चाहिए, डिजिटल केस स्टेटस को निकालना आना चाहिए, ऑनलाइन कॉज लिस्ट आनी चाहिए, वर्चुअल हियरिंग कोर्ट्स में होने लगी है एनआई जैसे केसेस में, उनमें कैसे अपीयर होते हैं ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसके साथ साथ आप ये अगर कर पा रहे हैं, सबसे पहले कोर्ट जाने से पहले इन सारी चीजों को ऑनलाइन घर पर बैठकर ही सीख लो। ठीक है, इसके साथ कैसे केस प्रिपेयर किया जाता है, केस में क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, लीगल रिसर्च कैसे की जाती है, कौन कौन से सर्च इंजन हैं जो आपको हेल्प करते हैं रिसर्च करने में, ये सारी चीजें कोर्ट में जाने से पहले बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। कि आपको अगर ये भी नहीं पता है कि ई कोर्ट पोर्टल क्या होता है, ई फाइलिंग कैसे होती है, केस स्टेटस कैसे निकालते हैं, तो फिर आप जो है वहां पर जाकर के कभी भी सीनियर्स जो भी काम कर रहे होंगे उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक रूटीन उसका नहीं पता होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है अपने विजिटिंग कार्ड्स को बनवा लीजिएगा। विजिटिंग कार्ड फर्स्ट डे आप चाहे जूनियर एडवोकेट काम कर रहे हो, इंटर्न एडवोकेट काम कर रहे हो, आपकी नेटवर्किंग बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। इसके साथ अपना प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, ऑफिशियल लेटर हेड हो गया, ठीक है, अपनी जो प्रोफाइल है उसको पूरी तरीके से आप रेडी करके रखेंगे। कहां से आपने एलएलबी किया, कहां से आपने एलएलएम किया, आपने कब स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, एआईबी आपने किस ईयर में मतलब अभी पास किया है, और आप अब जो है किन किन केसेस को लेकर चलते हैं। मतलब अगर आप सिविल में इंटरेस्टेड हैं तो सिविल के आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्रिमिनल में एक्सपर्ट हैं तो क्रिमिनल में आप जाना चाहते हैं, आप एनआई के केसेस में जाना चाहते हैं, आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जाना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से डील करते हैं, आप जीएसटी वगैरह फाइलिंग से डील करते हैं, तो जो भी आपका प्रोफाइल हो वो एक स्पष्ट होना चाहिए कि आप 2 या 3 सेगमेंट या 4 सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट के केसेस लेने वाले हो वो आपके विजिटिंग कार्ड प्लस प्रोफेशनल आपके अकाउंट्स पर लिखे होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लर्न कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिकल लिटिगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, एक केस चाहे वो किसी भी नेचर का हो, मान लीजिए कोई सिविल केस आता है, इस सिविल केस को आप किस तरीके से रेडी करते हैं, कैसे प्लेंट बनाया जाता है, कैसे कोर्ट फीस डिटरमाइन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका प्लेंट में आप क्या क्या कॉज ऑफ एक्शन लिखते हैं, उसके साथ आप जो है अगर दूसरी साइड से हैं तो आप रिटर्न स्टेटमेंट किस तरीके से बनाएंगे, इसको किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, अगर आपको कोई काउंटर क्लेम है तो रिटर्न स्टेटमेंट में कैसे जोड़ा जाएगा, अगर यहां से कोई सेट ऑफ है तो किस तरीके से पार्टी से सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कोर्ट फी प्रोसीजर एक केस के शूट की वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपको निकालना आनी चाहिए। वकालतनामा कैसे फाइल किया जाता है, मुख्य काम होता है सबसे पहले कि कोई भी केस आपके पास आएगा आप अपना वकालतनामा लगाएंगे। एफिडेविट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनकी जरूरत पड़ती है, किसी भी प्रॉपर्टी की अगर सर्टिफाइड कॉपीज निकलवानी है कहां से निकलवाएंगे, कॉज लिस्ट कहां होगी, और केस किस तरीके से पहले स्टेप कोर्ट में रजिस्ट्री में जाएगा। ठीक है, सम्मन्स क्या होते हैं, नोटिस क्या होते हैं, लिमिटेशन पीरियड एक सिविल केस को फाइल करने का, क्रिमिनल केस को फाइल करने का क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये आपकी बेसिक लर्निंग होगी जो आप पहले महीने में कोर्ट में जाकर के सीखेंगे। अगर ये काम स्टार्ट आपने सीख लिया तो समझिए फिर आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, क्योंकि अगर यही नहीं सीखेंगे तो केस को कोर्ट तक पहुंचाने का तरीका ही आपको यहां पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद होता है कि फिर इसके बाद जब आप बेसिक सीख लेते हैं तो आपको एडवांस लेवल पर जाना पड़ता है। जैसे आप लीगल नोटिस किस तरीके से ड्राफ्ट होंगे, बेल एप्लीकेशन कैसे आपकी बनती है, इसके साथ साथ अगर एंटीसिपेटरी बेल का कोई केस आपके पास आएगा तो आप एंटीसिपेटरी बेल बीएनएसएस में किस तरीके से अपने क्लाइंट को दिलाएंगे। ठीक है, किस तरीके से प्लेंट जो है ड्राफ्ट किया जाता है
है, रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया जाता है, अपील, रिवीजन, रिट पिटीशन, एफिडेविट्स, एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आपकी बेसिक ड्राफ्टिंग में आती हैं। तो कोर्ट में आप जा रहे हैं किसी के यहां पर जूनियर बनके या सेल्फ जा रहे हैं, तब भी आपको ये सारी चीजें क्या है ध्यान में रखनी है। याद रखिएगा, ये आपका फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का शेड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं जब आप अपना एडवोकेसी के कैरियर में जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्किल्स एनहांस होती जाएंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक एडवोकेट को करनी होती है, सबसे पहले पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और अपने बार काउंसिल के जो एथिक्स और रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, रीसेंट जजमेंट्स को ऐड करना, डेली बेसिस पर जितने भी क्या कहते हैं आप केसेस ले रहे हैं उनके बेरेक्ट्स उठाना, उनमें फाइंडिंग करना, रिसर्च वर्क करना कि कैसे इस तरीके का कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है तो क्यों ना मैं उन्हीं के जजमेंट के बेसिस पर अपनी केस फाइल तैयार करूं, जिससे कि मेरी पार्टी को हाई कोर्ट की साइटेशन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साइट की जाए तो हाई कोर्ट भी मेरी पार्टी को रिलीफ देने के लिए बिल्कुल सही रहे। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं। एआईबी के बाद कुछ चीजें करनी होती हैं। इस तरीके से आप अपने लिटिगेशन कैरियर में आगे जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 पास करने के बाद आप एक बेहतरीन एडवोकेट बन पाएं, जहां पर आपको सिविल केसेस की ड्राफ्टिंग, क्रिमिनल केसेस की ड्राफ्टिंग, एनआई केसेस की ड्राफ्टिंग, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की ड्राफ्टिंग, इसके साथ साथ एआई का यूज कैसे किया जाता है, एक केस कोर्ट में कैसे पहुंचता है, किस तरीके से उसकी शुरुआत होती है, कैसे हम उसको जो है एंड लाइन तक ले जाते हैं, कब कब हमारी रिक्वायरमेंट होगी, कब कब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे, तो सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने के लिए जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू ने आपका पीडब्ल्यू ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम 2026 लॉन्च किया है। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है। इसमें बेसिकली मेजर 4 सेगमेंट हम आपका कवर करते हैं, जिसमें आपको क्रिमिनल साइड की सारी चीजें, क्रिमिनल केस कैसे एफआईआर से लेकर के जजमेंट तक पहुंचती है, उसकी ड्राफ्टिंग में क्या क्या चीजें लगती हैं, ऐसे ही सिविल मैटर्स की पूरी ड्राफ्टिंग, इसके साथ साथ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, आपके एनआई केसेस, चेक बाउंसेस के केसेस हो गए, लीगल नोटिस को सर्व करना हो गया, उनके रिप्लाईज को बनाना हो गया, एआई का यूज करके कैसे आप अपने क्लाइंट्स को हेल्प करा सकते हैं, हर चीज इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच में आपको बताई जाती है। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, 5,999 में। आप इसको जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू मतलब पीडब्ल्यू के ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे इनकी क्लासेस आपके लिए चलती हैं। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ये दिए गए हमारे नंबर हैं, इस पर आप हमें टीम को कॉल कर सकते हैं और टीम को कॉल करके सारी डिटेल्स इन बैचेस के बारे में ले सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीजें आपको यहां पर जो है इस बैच में मिलने वाली हैं। 10,000 एडिटेबल ड्राफ्ट जो कि आपके लाइफ लॉन्ग यूज होने वाले हैं, हर एक जो है केस में आप लगा सकते हैं, वो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और उनको हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टीम से इस नंबर पर सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये था आज का सेशन एआईबी 21 एस्पिरेंट्स के पास, जो कि आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 को पास आउट करके अपने लिटिगेशन कैरियर को आगे देख रहे हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।